हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबको नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आर के रुद्र है और आप सभी भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस, और हिस्ट्री की क्लासेस में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो चलिए, रुद्रा सर के साथ आप लोग रेडी हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए, है ना। चलिए, है ना। इसमें फोन में चालू करके मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ वॉइस वगैरह सब ठीक है कि नहीं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। 2 मिनट, 1 से 2 मिनट में लूंगा आपको क्विक रिवीजन के लिए। तो सब लोग रेडी हैं रिवीजन के लिए। चलिए, तैयार रहिएगा। थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमने बोला सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता का विकास हुआ था, इस कारण से इसका नाम क्या हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आगे भी हम लोग अन्य नामों की भी चर्चा करेंगे। फिर कहता है सिंधु सभ्यता का विकास जो है कांस्य युग में हुआ, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर इसीलिए इसे, इसीलिए इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर इसीलिए, इसीलिए इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, यह आद्य ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ऐतिहासिक है ना सर, कल है ना, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जिस कारण से नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक ऐसी सभ्यता, तो कहेंगे सर आद्य ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करती है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन कौन है, हमने क्या क्या चर्चा किया था। पहला, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सब लोग पढ़ना है, क्योंकि इस बार हम लोग को रिजल्ट तोड़ फोड़ करना है। ठीक है, रिजल्ट को क्या करना है, रिजल्ट हम लोग को तोड़ फोड़ करना है। ठीक है, इसलिए सभी लोग ध्यान से रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और घर में भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे सर दजला और फरात नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है नदियों के बीच, नदियों के, मेजो का मतलब होता है मध्य, और पेसो पुषा है ना, पोटासम का मतलब होता है नदी, है ना। तो ये दो नदी के बीच का संगम, दो नदी के बीच के क्षेत्र को, ऐसे तो हम लोग दोआब कहते हैं। तो दो नदी के बीच का एक बड़ा सा क्षेत्र जो है विकसित हुआ था, उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता नाम दिया गया। कौन कौन सी नदी है, एक है दजला, दूसरा है फरात। ये वर्तमान का अधिकांश हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका अधिकांश हिस्सा हमें इराक में देखने को मिलता है। बाकी जो है सीरिया, तुर्की, इन सब क्षेत्रों में भी ये फैला हुआ था। ठीक है, अच्छा हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक और नाम है, इसे सुमेरिया भी कहते हैं ना। इसके अलग अलग नाम है, इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को, हाँ अब ठीक हूं मैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहते हैं, सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आइए मिस्र की सभ्यता की बात करें, यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। वहीं जब हम चीन की बात करते हैं, तो चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे या फिर हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। किसकी, चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। कहाँ, तो हांगो या पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। हांगहुई, हांगहुई या हांग ही, है ना, कुछ भी आपको नाम जो है कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में जब हम बढ़ते हैं, बढ़ जाओ, वहां हमने क्या बोला, इस सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता आया। तो हमने क्या पाया कि सर नवपाषाण काल को हमने दो भागों में बांटा, एक है गैर मृदभांड और दूसरा है मृदभांड काल। एक है गैर मृदभांड और दूसरा है मृदभांड काल। तो गैर मृदभांड तो हम लोग इसमें पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ने था क्या कि मृदभांड नवपाषाण काल। मृदभांड नवपाषाण काल के अंतिम चरणों में धातु का प्रयोग होना शुरू हुआ था। किसके साथ साथ, तो पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ धातु की वस्तुओं, धातु के उपकरण का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो कौन से धातु का प्रचलन हुआ था, तो कहेंगे सर मृदभांड नवपाषाण काल में तांबे,
तांबे की वस्तु का तांबा का उपकरण बनना शुरू हुआ, इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा है ताम्र पाषाण काल। क्योंकि तांबे की वस्तु तो धातु तो प्रयोग में हुई ही हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ तांबे की धातु की वस्तु, तांबे की धातु के उपकरण के साथ साथ, है ना, धातु की वस्तु के उपकरण के साथ साथ पाषाण यानी पत्थर के भी उपकरण बनने के लिए तैयार होने लोग, मतलब दोनों किस्म के लोग होने लगे, है ना। जिससे अभी भी क्लास क्या, अभी पूरी तरह से क्लासेस ऑनलाइन चलती है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, अभी भी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलते हैं। क्या सर केवल पेड बैच चलता है? बिल्कुल नहीं, पेड बैच वाले भी यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे कंटेंट जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूट्यूब पे कर लेते हैं सेशन, है ना। या फिर जो यूट्यूब पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है ना कि आपको कोई चीज़ सीरियस नहीं मिलता है। जैसे आपको यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम लोग पूरा सीरियस नोट्स मिलता है आपको, है ना। सीरियसली प्रैक्टिस करना है, एक टारगेट हम लोग को भी रहता है, कितने समय में इतने हम लोग को कोर्स का। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, फ्रीडम है, मेरी मर्जी, तुमने मुझे पैसे दिए क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन पेड में मास्टर मैंने पैसे दिए, 1 रुपया भी अगर आपने दिया है तो पेड में आप हक रखते हो कि तुमने 1 रुपया फीस क्यों रखा था, इसलिए मैंने कोर्स लिया था, 1 रुपये का फीस देके तुम कोर्स पूरा करो 1 रुपये में, है ना। ये एक जिम्मेदारी है, पेड क्या है, एक जिम्मेदारी, जबकि यूट्यूब क्या है, गैर जिम्मेदारी स्थल है, ठीक है। आइए, इसीलिए, है ना, और कोई अंतर रहता नहीं है। बाकी क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पढ़ जाएंगे, लेकिन पेड का अलग सेक्शन होता है, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी, या फिर पूरा साइंस सेक्शन अलग, इंग्लिश अलग, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो एक क्रम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक अवस्था है, एक पूरा पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि पाषाण काल तो आया, चलो अब ताम्र पाषाण काल, तांबा आ गया, चलो सब कुछ बंद, तांबा शुरू करो, पाषाण बंद, नहीं। ऑनलाइन क्लासेस बताओ कब से होना शुरू हुए रेगुलरली? 2020 में लोग जानने लगे, लोग ऑनलाइन आने लगे। हम लोग भी यूट्यूब पे उस टाइम आए थे, लेकिन फिर छोड़ दिए, बंद कर दिए। लेकिन हुआ क्या, क्या आया, क्या ऑनलाइन बंद हो गए? बिल्कुल नहीं। ऑफलाइन बंद हुए? बिल्कुल नहीं। ये क्रम चलेगा, कब तक चलेगा? अभी बहुत साल तक चलेगा, इसको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। ऑफलाइन को ऑनलाइन में, अधिकांश फिर आने वाला वक्त सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब पाषाण चल रहा था तो पाषाण बंद हो गया और तांबा शुरू हो गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं, पाषाण यानी पत्थर और तांबा साथ साथ प्रयोग होने शुरू हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ प्रयोग होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ा तो फिर लोग और आगे ऑनलाइन में क्या किए, यूट्यूब पे पढ़ाते थे। फिर कुछ लोग जूम क्लासेस लेने लगे पेड बैच करके, है ना। मैंने भी जर्मन लैंग्वेज ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से किया था, ठीक है। तो मैंने जूम पर मैंने क्लास लिया था, ठीक है, 2021 की बात है ना। तो मैं वहाँ जब जर्मन सीखा, मेरी रीटा मैम सिखाती थी जर्मन, तो जब वो सिखाती तो जूम पे क्लास लिया करती थी, ठीक है। जूम पे मैं गांव में खेत में जाकर पढ़ता था, क्योंकि मेरे गांव में नेटवर्क नहीं आता था, तो हाँ 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ 21, हाँ 21 में, है ना। आइए, तो वहां पे इस तरह की घटना होती थी। तो क्या अचानक फिर जूम वाला, आपको जूम पे पढ़ाता क्या? नहीं पढ़ाता है। फिर कहा तो पेड बैच निकला। तो देख रहे हो क्रमिक कैसे विकास हो रहा है। उसी प्रकार से पाषाण से सीधे लोग तांबे में नहीं आ गए, पाषाण और तांबा साथ साथ मिश्रण होना शुरू हुआ, ठीक है। बोलो, सबको बातें समझ में आ रही है स्पष्ट रूप से? चलो बोलो, क्लियर है सबको? चलो आइए, ठीक है, बढ़िया। तो समझ में आ गया कि ताम्र पाषाण इसको क्यों कहते हैं। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिए, अब आप लोग याद रखना, ठीक है। आइए, एग्जांपल्स मेरे याद रखो, सारी कहानी आपको याद आ जाएगी, ठीक है। आगे, ताम्र पाषाण काल की अवधि कैसे बनी? तो सर ताम्र पाषाण काल की अवधि 3 रूपों में आई। कैसे? प्राक हड़प्पा काल में, विकसित हड़प्पा काल में, और उत्तर हड़प्पा काल में। यानी अभी भी यहां पर तांबे का प्रयोग हो रहा है। प्राक हड़प्पा में तांबा का प्रयोग होना शुरू। ए भाई मच्छी, कुछ लिखे तो नहीं ना, है ना, मक्खी वगैरह बैठ जाती, मच्छर है ना। प्राक हड़प्पा काल, प्राक मतलब होता है प्राचीन, प्रारंभिक, है ना। प्रारंभिक हड़प्पा काल में तो कहते हैं सर तांबा का प्रयोग हुआ। कुछ लोग लिखते हैं 3500, कुछ लोग लिखते हैं 3200। आप आंख बंद करके 3500 लिखो, आपको कोई काल पूछने वाला नहीं है, ठीक है। 2500 बीसी। विकसित हड़प्पा काल, कांसा का प्रयोग लोग करना शुरू, किसका? कांसा का प्रयोग शुरू किया। तो कांसा कैसे बनता है? प्रश्न आता है, कांसा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तांबा और टीना। सभी लोग लिखो, कांसा का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टीना से होता है। वही बात करें उत्तर हड़प्पा काल यानी हड़प्पा काल के पतन का काल बात करें, या फिर हड़प्पा काल के बाद के काल की बात करें, तो कांसा और लोहे का आरंभिक साक्ष्य मिलना शुरू होता है उत्तर हड़प्पा काल में।
लेकिन मैंने आपको नोट करवा दिया कि लोहे का प्रमाण 900 बीसी में उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। तो ये VBI पॉइंट है, इसको याद रखना। सभी लोग बताओ कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? उत्तर वैदिक काल के अतरंजी खेड़ा से 900 बीसी से प्राप्त होता है। कितना? 900 बीसी से प्राप्त होता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इस बात को लिखेंगे। सभी लोग बताओ कि लोहे का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला था, उस जगह का, उस स्थल का नाम बताओ सभी लोग। ठीक है, आइए हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो मैंने एक क्रमिक, मैंने आपको विकास दिखाया था कि कैसे इसका विकास हुआ। सबसे पहले मैंने बात किया 1826 के, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1826 बीपीएससी टीचर का हुआ था। पता है जो लोग यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं ना, वो बिहार में TRE 4 आने वाली है ना, और TRE 5 जब कोई भविष्य में आएगा। अगर आप यूपी टेट की क्लास बढ़िया से कर लिए हो तो मान के चलो बीपीएससी TRE क्लियर है 80%। कैसे क्लियर है? 20% जो बिहार, जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी का क्या है ना कि बिहार की बुक से आता है। SCRT बिहार की, जो NCRT जो होता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए, जबकि SCRT पूरे केवल बिहार के लिए है। जैसे यूपी का SCRT है, झारखंड का SCRT अलग है, महाराष्ट्र का SCRT अलग है, वैसे बिहार का SCRT पढ़ लोगे तो ज्योग्राफी क्लियर होगा। बाकी हिस्ट्री वगैरह मेरी क्लास पूरा हिस्ट्री कवर कर देते हैं। 1826 क्या है? तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। फिर मैंने बात किया था 1853 में अलेक्जेंडर ने इसकी जानकारी दी। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम बीपीएससी TRE 3 या TRE 2 में क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विद्वान है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्यों को, सभ्यता के समझ नहीं पाया था? सिंधु घाटी सभ्यता को समझ नहीं पाया था। ठीक है ना, समझ नहीं पाया तो कौन? तो कहेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने महत्व को समझ नहीं पाया था। ठीक है, वही अगर बात करें भारतीय पुरातत्व का जनक किसे, तो कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में कनिंघम ने किया था। वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। अच्छा, कहाँ हुआ था? ये छूट गया था? नहीं, छूटा नहीं था, आप लोगों से मैंने पूछा था, है ना, कि कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहेंगे सर कलकत्ता में हुआ था। और वर्तमान में कहाँ है? तो कहेंगे मेरे प्यारे कहाँ है ये? तो कहेंगे सर वर्तमान में दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे जाके 1904 में फिर पढ़ेंगे कर्जन के काल में। ठीक है, आइए वही बात करें 1855-56 में जॉन बर्टन, इन्हें बर्टन बंधु भी कहते हैं। क्या? ब्रंटन बंधु भी कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? तो कहेंगे सर इन्हें ब्रंटन बंधु भी कहते हैं। दोनों भाई ने रेल पटरी निर्माण के दौरान हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता स्थल के क्या क्या ईंटों का प्रयोग रेल निर्माण में कर लिया। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके नेतृत्व में? क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा की खोज या हड़प्पा सभ्यता के पहला खोजा गया स्थल किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जॉन मार्शल। किसने किया था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन की प्रकृति को समझो। सबसे पहली बात, लड़के असफल वहां नहीं होते कि नहीं जानते, लड़का असफल वहां होता है जहां वो जानते हैं और गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन की प्रकृति को समझा करो। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा हुआ, नेतृत्व जॉन मार्शल ने किया था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, राखल दास बनर्जी, इन्हीं का नाम है RD बनर्जी। नेतृत्व किसने किया? वही सेम जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी? ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। 640 किलोमीटर। कहां? 640 किलोमीटर। 1924 में जॉन मार्शल हड़प्पा की खोज की जानकारी, ये क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कि हड़प्पा की खोज की जानकारी की उद्घोषणा या घोषणा, अनाउंसमेंट किसने किया? तो कहें अच्छा किसने किया, लिखा है हाँ, जॉन मार्शल ने किया। कब किया? 1924 में किया। यानी 21 में पहला स्थल मिला, 22 में दूसरा स्थल मिला, तीसरा में रिसर्च किया, देखा कि सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, फिर जाकर के 24 में अनाउंसमेंट किया। ठीक है, अब यहां तक सारी बातें हमने रिवीजन कर ली। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, है ना, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का काल विभाजन, पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के अन्य नाम पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ लें ये बताओ? चलो काल विभाजन पहले कर लेते हैं, आ जाओ। तो कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता का काल विभाजन, सिंधु सभ्यता का काल विभाजन। अब ये बात आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का काल विभाजन कैसे कैसे माना जाता है। ठीक है, आइए
सिंधु सभ्यता का काल विभाजन पढ़ते हैं तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता का काल विभाजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काल कौन सा हुआ था, तो काल निर्धारण कैसे करेंगे, तो आइए बात करते हैं। अरे भाई रुको, अच्छा काल विभाजन तो प्राक इसमें तो लिखवा चुके हैं ना, छोड़ दो, काल विभाजन तो ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं। अच्छा कुछ तथ्यों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है चलो देख लेते हैं। कुछ तथ्य वहां पे लिखना चाहिए था, मैं अरे रुक जाओ लिखवा चुके हैं आप लोगों को काल विभाजन, रुक जाओ सॉरी, एक सेकंड में लिखा हुआ है, अभी तो हमने पढ़ा। ये क्या है, काल विभाजन, ये ठीक है, चलो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उसको, ठीक है। आइए, तो पहला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहला हो जाएगा प्राक हड़प्पा, प्राक प्राक हड़प्पा काल, ठीक है, प्राक हड़प्पा काल। और दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा हो जाएगा सर विकसित हड़प्पा काल। अब इसको हम ज्यादा डिटेल्स हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका डिटेल उधर पीछे में लिख दिया हूं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है। इन सब का डेट्स ऑलरेडी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे डेट की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए, अब यहां पर से आपको नोटेड कुछ करनी है, क्या नोट करनी है जरा ध्यान देंगे। नोट ये करनी है कि बताइए सबसे पहला काल निर्धारण किसने किया था, तो कहेंगे सर्वप्रथम काल निर्धारण, बताइएगा कोई जानते हैं तो बताइए किसने किया था सर्वप्रथम काल निर्धारण, जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था मेरे बाबू, जॉन मार्शल ने किया था। अब वही प्रश्न पूछेगा जॉन मार्शल ने कब किया था, तो कहेंगे सर जॉन मार्शल ने 1931 को किया था। कब किया था मेरे प्यारे बच्चे, को किया था, जॉन मार्शल ने 1931 को किया था। बताइए कब किया था, सभी लोग कंफर्म है, तो कहेंगे सर जॉन मार्शल ने किया था, 1931 को किया था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण किसने किया, तो कहेंगे सर जॉन मार्शल ने किया था। इसलिए कहूं मैं पीपीटी से पढ़ाइए, है ना। बहुत होशियार है, अच्छी बात है। जॉन मार्शल 1931 में क्या था। अब यहीं पर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए सर्वाधिक मान्य काल क्या मानते हैं इसको, कि कब से कब तक था ये, तो कहेंगे सर्वाधिक मान्य काल, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य काल है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सर्व मान्य काल का मतलब सब लोग मानते हैं, सर्वाधिक मान्य काल क्या है ना, मतलब सबसे अधिक लोगों ने क्या माना है ना, सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है, सर्वाधिक मान्य काल। तो सर्वाधिक मान्य काल क्या है, तो कहेंगे सर 2500 बीसी से 1750, ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर लिए, ठीक है। सर्वाधिक मान्य काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सर्वाधिक मान्य काल क्या है, तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर 2500 बीसी 1750 बीसी तक। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि बताइए ये जो काल निर्धारण हुआ ये किस पद्धति से हुआ, तो कहें काल निर्धारण की पद्धति क्या थी, तो काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो कहेंगे सर कार्बन 14 के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा। अब कार्बन 14 को क्या लिखेंगे, तो कार्बन 14 को लिखेंगे C14। याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, इसे पूछ लेगा कि C14 है ना, C14 इसी को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर कार्बन 14 कहते हैं, ठीक है।
C14, ठीक है। तो काल C14 द्वारा, किसके द्वारा हुआ, तो कहेंगे सर C14 के द्वारा हुआ, है ना। तो कौन कौन से काल निर्धारण इन्होंने किया, तो कहेंगे सर ये हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा काल के बारे में बताया, है ना। इन सब के बारे में विस्तार से इन्होंने चर्चा किया, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, इसके बाद अगर हम बात करें तो कहते हैं कुछ काल विभाजन जब हुआ तो कुछ स्थल ऐसे थे जो तीनों कालखंडों को जिक्र में, जैसे अगर हम लोग की बात करें, मेरा एज जब ट्रंक कॉल था ना, जब ट्रिंग ट्रिंग करके घूमता था तब भी मैं था। जब छोटा वाला फोन आया, हेलो ऐसे करने वाला फोन आया ना, ऐसे उठा करके ऐसे बात करने, वो उस टाइम भी मैं था। जब कीपैड वाला फोन आया, मोटरोला या फिर नोकिया, है ना, तभी मैं बात करता था। 1 जनवरी को तो भाई ताबड़तोड़ होता था कि कौन पहले मैसेज करेगा हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। इस सारी प्रक्रिया होने में पहले मजा आता था 1 जनवरी को कि सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना है, फर्स्ट टाइम कौन कहेगा। आजकल पता ही नहीं चलता, 12 बजे तो लोग सोते हैं और मैं खुद सोता हूँ है ना। उसके अलावा अब सबके पास कॉल है, तो फिर पहले हम लोग इकट्ठा होकर बैठते थे कि अरे आ जाओ, अब हाथ ही हाथ फोन है, एक दूसरे के एक कमरे में करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, अरे भाई जाके बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, है ना। नहीं नहीं, मैसेज में करेंगे, वो भी व्हाट्सएप मैसेज करेगा, बताइए। तो पहले ये प्रक्रिया होती थी, तो ये प्रक्रिया का टाइम लगा। उसके बाद फिर कीपैड से आया, फिर उसके बाद फिर स्मार्टफोन आया, फिर स्मार्टफोन में बहुत सारी चाइनीज कंपनियां भारत में आई, है ना। उसके बाद फिर ओप्पो, वीवो, रेडमी वगैरह जो है ना, बहुत सारी कंपनियां भारत में प्रवेश कर गई, है ना। नोकिया का मार्केट खत्म हो गया। अब स्मार्टफोन आ गया, कैसा कैसा बड़ा बड़ा स्मार्टफोन, फिर आया क्या पैड आया, फिर पता नहीं क्या क्या लगा आ गया, है ना। मेरा मेरा बोर्ड देखे तो मेरे बोर्ड के ऊपर में कैमरा लगा हुआ है। मैंने पूछा क्यों दियो, कल सर कभी आपको जूम पर क्लास लेना हो ना तो कैमरा इसमें इनबिल्ड है, ठीक है, अभी इसी के माध्यम से ले लेना। हम के बढ़िया है, ये क्या है, तो बोला सर योगा कभी आप योगा कभी टीचर लेते हैं ना, तो योगा टीचर के लिए यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया है। हम के बढ़िया है भाई, है ना मतलब सर पुराने जमाने के हैं क्या, अरे भाई तभी तो बाल उड़ा दिए हैं, मतलब सोचो, है ना। हमारे आप लोग देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भिड़े, हमारे जमाने में है तो वही होता था मैं ही नहीं, है ना, हर टीचर जितना भी लोग आपको दिख रहा है ना, अधिकांश लोग उसी जमाने के हैं, ठीक है, जिस जमाने के मैं हूँ ठीक है। तो खाली केवल आप लोग मेरी बात मत करना, मैं बहुत पुराना जमाना का नहीं हूँ, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए, तो वो क्रम हमने देखा, तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे प्राक हड़प्पा का, विकसित हड़प्पा का और उत्तर हड़प्पा, तीनों कालों में ये स्थल मौजूद थे। इसे कहते हैं क्या, इसे इसे कहते हैं तीनों कालों का प्रतिनिधि करने वाला स्थल। क्या कहते हैं, तीनों कालों का प्रतिनिधि करने वाला स्थल, है ना। यहां तो हमारी बात हो रही है सर जी, मैंने यूपी टेट की क्लास ली ही, लेकिन कुछ नहीं रही है, लेकिन कुछ यूपी टेट की क्लास ली ही, बाबू समझ नहीं पा रहा हूँ। सरिता जी आप फिर से कमेंट कर लो बाबू, ठीक है, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया, बढ़िया विस्तार से लिखो, है ना। क्या लिखे हो, आत्माराम तुकाराम भिड़ी, है ना, एक में बस सेक्रेटरी के जमाने के, है ना चलिए, तो कहते हैं कि हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हड़प्पा काल के स्थल। अच्छा इसको हम अलग पेज ही कर ले क्या, अलग पेज कर लेते हैं ना। आइए, तो कहेंगे हड़प्पा काल के स्थल, हड़प्पा काल के वे स्थल जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करें, प्रतिनिधित्व करें। वे कौन कौन से हैं, आइए। हड़प्पा काल के स्थल जो तीनों कालों को क्या कर रहा है, तो कहेंगे सर तीनों कालों को, तीनों कालों को, कालों का क्या कर रहा है, तो कहेंगे सर प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला देखिएगा, अच्छा तीनों काल मतलब समझ रहे हो,
तीनों काल का मतलब मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। तीनों काल का मतलब क्या हो रहा है, पता चले आप लोग कुछ और समझ लो, है ना। आप लोग समझ लो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, तीन को टेंस समझ लो, है ना। तो मैं फिर से यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ आपको, ये किसकी बात हो रही है, प्राक हड़प्पा, ठीक है, विकसित हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा, ठीक है। इन तीनों स्थल की बात हो रही है मेरे प्यारे, किसकी बात हो रही है, इन तीनों स्थल की बात हो रही है, ठीक है। आइए, तो ये तीन स्थल कौन कौन है ना। चलिए, तो सबसे पहला स्थल की हम बात करते हैं जिसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है जी, सभी लोग तीनों स्थल के पहला नाम लिखिए, धौलावीरा, धौलावीरा। इसके बाद सेकेंड नाम जो होगा, जो काफी महत्वपूर्ण है ना, तो ये क्या हो जाएगा, धौलावीरा के बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। बताओ राखी सावंत कहाँ की है जी, अरे भाई राखी सावंत जी का नाम सुने हैं, कोई जानते हैं तो बताइए कहाँ की हैं वो। सुरकोटदा, ठीक है। एंड फोर्थ नेम इज क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर मांडा, क्या नाम है, मांडा। तो आइए, सबसे पहले धौलावीरा के बारे में हल्का सा हम इंफॉर्मेशन लेंगे। कितना हल्का लेंगे, कितना हल्का लेंगे, बस एकदम हल्का लेंगे, ज्यादा हल्का नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं सर धौलावीरा कहाँ है, सबसे पहले ये बताइए कि सर धौलावीरा कहाँ है। तो कहेंगे सर धौलावीरा जो है बाबू वो गुजरात में है। कहाँ है मेरे प्यारे, सभी लोग लिखेंगे धौलावीरा गुजरात, क्या लिखेंगे, धौलावीरा गुजरात। फिर बताइए राखी गढ़ी कहाँ है, किन्हीं ने बताया कि राखी गढ़ी कहाँ है, राखी सावंत जी कहाँ है, नहीं जानते हैं सर, अरे बताइए, राखी राखी सावंत को नहीं जानते हैं, बताइए। राखी गढ़ी, अब वो एग्जैक्टली कहाँ की मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वो यहाँ की है, हरियाणा की है, कहाँ की है, हरियाणा बाबू की है, ठीक है। और अगर हम तीसरी बात कर लें कि सर सुरकोटदा कहाँ का है, तो कहेंगे सर सुरकोटदा जो है ये भी गुजरात का है, ये भी क्या है, तो कहेंगे ये भी गुजराती बाबू हैं। और अगर हम बात कर लें मांडा का, तो मांडा कहाँ है, सबसे उत्तर में चले जाओ, तो कहेंगे सर जम्मू कश्मीर के है। मैं इसे जे एंड के कर दूं क्या, जे एंड के कर दूं क्या, कोई दिक्कत, जे एंड के करने से कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो कहाँ की हो गई, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, सुरकोटदा गुजरात, मांडा गुजरात। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि बताएं, कि बताइए धौलावीरा किस नदी के तट पर है, ये बता दो, ठीक है। धौलावीरा किस नदी के तट पर है, जरा आप लोग ये बता दो, ठीक है। तो कहेंगे सर जी धौलावीरा जो है वो कहेंगे मनहर व मनसेहरा नदी के बीच में, कहाँ है, मनहर, सॉरी, है ना। पहले क्या कर दें कि सर इसकी बता दो आप, नदी बता दो, क्या बता दो, नदी। तो कहेंगे सर इसकी जो नदी निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, तो कहेंगे इसकी जो नदी निकलेगी वो कहेंगे मनहर, क्या नाम है बाबू, मनहर नदी, मनहर एवं मनसेहरा नदी, क्या नाम है, मनहर एवं मनसेहरा नदी के बीच, नदी के बीच यह स्थल है, मनहर एवं मनसेहरा नदी के बीच का ये स्थल है, ठीक है, ठीक है। उनका तो कंफर्म ही नहीं, कुछ बोलते हैं आज तक नहीं है, चलो ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो आपसे फिर पूछेगा कि बताओ बाबू कि राखी गढ़ी किस नदी के तट पर है, या किस नदी के किनारे है, किस नदी के बीच में, कहाँ है, क्या है। तो कहेंगे सर राखी गढ़ी तो है हरियाणा में, कहाँ है जी, तो कहेंगे सर राखी गढ़ी तो कहाँ है, तो कहेंगे सर राखी गढ़ी कहाँ है, तो कहेंगे सर राखी गढ़ी तो है कहाँ, हरियाणा में है सर। लेकिन हरियाणा में किस नदी के, तो कहेंगे सर घग्गर या सरस्वती नदी बोलेंगे,
कहाँ बोलेंगे मेरे प्यारे? तो कहेंगे सर ये घग्घर, मैं कैसे लिख दूं कि आप लोग पढ़ लो, है ना, घग्घर, या कहेंगे सरस्वती मैया की जो नदी है, सरस्वती नदी। कौन से नदी के तट पर बोलेंगे मेरे प्यारे? तो कहेंगे सर ये कहाँ है? तो कहेंगे ये कहाँ है? घग्घर एवं सरस्वती नदी के तट पर है कि किनारे है। वहीं अगर बोले सुरकोटदा कहाँ है, तो कहेंगे सर सुरकोटदा तो है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये भी कहाँ रहेगा? तो कहेंगे सर ये भी जो रहेगा, ये कहाँ रहेगा? तो कहेंगे सर ये भी जो है वो रहेगा कहाँ? तो घग्घर में। कहाँ रहेगा? तो कहेंगे सर घग्घर नदी में रहेगा। कहाँ रहेगा? घग्घर नदी में रहेगा। ठीक है। वही अगर हम बात कर लें, वही अगर हम बात कर लें कि बताओ इसमें, चलिए वही अगर हम बात करें कि बताइए मांडा किस नदी के तट पर है जी? तो बताइए मांडा कहाँ है? तो कहेंगे सर अगर हम मांडा की बात कर लें, अगर हम मांडा की बात करें कि मांडा कहाँ है, तो मांडा सर चिनाब नदी के तट पर है। कहाँ है मेरे बाबू? तो कहेंगे चिनाब नदी के तट पर है। कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? एक बार बढ़िया से एक बार इसका आप लोग झलक देख लो। ठीक है ना? चलिए हड़प्पा काल की क्या पूछेगा आपसे? तो कहेगा सर हड़प्पा काल के वे स्थल जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी तीनों कालों में प्रतिनिधित्व करता है का मतलब तीनों कालों में मौजूद था। जब प्राक हड़प्पा था तब भी धौलावीरा था, तब भी राखीगढ़ी था, तब भी सुरकोटदा, तब भी मांडा था। विकसित हड़प्पा आई तब भी धौलावीरा, तब भी राखीगढ़ी, तब भी सुरकोटदा, तब भी मांडा था। उत्तर हड़प्पा था तब भी धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोटदा और मांडा मौजूद था। यानी तीनों कालों में तीनों कालखंडों में ये चारों स्थल मौजूद थे। इसके अलावा कोई और स्थल नहीं जो तीनों कालों में, हाँ कोई कोई उत्तर हड़प्पा में, प्राक हड़प्पा में था तो विकसित में था, फिर उत्तर में नहीं था। कोई विकसित में था, हड़प उत्तर में था लेकिन प्राक में नहीं था। कोई केवल विकसित में था, केवल हड़प्पा में, प्राक में था, केवल उत्तर में था, लेकिन तीनों को मौजूद करने वाला ये तीन स्थल थे जो काफी महत्वपूर्ण है। बताइए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए, एक बार हम कमेंट पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है। चलिए ओके, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, मैं एक बार कमेंट पे नजर डाले हुए हूँ, आप लोग जल्दी से बता दो मेरे प्यारे। लाल पीले हरे नीले जल्दी बता दो। ठीक है। ठीक? चलो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए समझ में सबको आ गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किन्हीं को दिक्कत रहेगा तो ओनली प्रॉब्लम लिख के भेजेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। इस सभ्यता के बारे में जान रहे हैं तो कहेंगे सर एक बात बताओ, इस सभ्यता की जानकारी हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया, एक बात बताइए कि इस सभ्यता के, अच्छा बताइए मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है? मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म के पता है, जैन का पता है, बौद्ध का पता है, सिख का पता है। एक सभ्यता का भी संस्थापक होता है, किसी गांव की स्थापना करने वाला होता है, कॉलेज की विकास निर्माण करने वाला होता है, तो किसी सभ्यता का निर्माण करने वाला कुछ तो कोई लोग हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? तो आइए, हालांकि याद रखें सर जी 3 पॉइंट आप क्या लिखे हैं? 3 पॉइंट क्या लिखे हैं? वनीशा गुप्ता जी, है ना? बेटा एक बार आप ना क्या करो वनीशा जी, आपने एक बार बताइए, ठीक है, 3 पॉइंट किसकी बात कर रहे हो? प्राक, विकसित और उत्तर, तो थोड़ा लिख दो प्राक, तो पता चलेगा आप प्राक के बारे में बात कर रहे हो। अगर धौलावीरा इन सब की बात करें तो लिख दो धौलावीरा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या पूछे। 3 पॉइंट आप क्या लिखे हैं सर? 3 पॉइंट तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। 1 2 3 तो काल विभाजन था, है ना? मैं आपकी शिवानी, अच्छा शिवानी जी पूछे हैं, सॉरी सॉरी, क्या पूछा? सॉरी वनीशा पढ़ लिया। शिवानी आप जरा बता दो बाबू, ठीक है, क्या लिखे हो आप? ठीक है, फिर हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आपका पॉइंट जब आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, आइए बताइए। अब कहेंगे सर सिंधु घाटी,
अच्छा थोड़ा पहले इसका नामकरण कर देते, ठीक है, आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक, चलो पहले संस्थापक जान ले फिर नाम जानेंगे ना। पहले माता पिता को जान लो फिर उनका नाम जान लेंगे। आपकी उत्पत्ति कैसे हुई पहले वो जान लो, फिर अपना नाम भी जान लेना। सिंधु सभ्यता के संस्थापक या निर्माता भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए, सिंधु सभ्यता के संस्थापक की अगर हम बात करें मेरे प्यारे, तो इसके संस्थापकों में 4 जगहों की मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इन्हें अलग अलग जगहों के मिश्रण से माना जाता है, ठीक है। शुरू को ये सर क्या लिखे हैं आप? अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं ये पूछ रहे हो, है ना? अरे ऐसे ना बोलो, सुरकोटदा लिखा हुआ है। सुरकोटदा, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या लिखे मेरे प्यारे? सुरकोटदा। सुर को टदा, ठीक है, सुरकोटदा। आइए अगले पॉइंट के, सुरकोटदा लिखा हुआ है शिवानी, ठीक है, उसको चेक कर लो, ठीक है। आइए, तो कहेंगे कि सर इसमें कुछ पॉइंट है, कैसे? तो कहेंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों के उत्खनन से स्थलों के उत्खनन से मिश्रित मनुष्यों के है ना उत्खनन से मनुष्यों की अलग अलग स्थलों से मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे में क्या क्या है, आइए। तो सबसे पहला जो हम लोग नाम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे सर पहला है भूमध्य सागरीय। पहला क्या होगा? भूमध्य सागरीय। सर इसी को क्या द्रविडियन कहते हैं? तो हाँ जी, इसी को हम द्रविडियन कहते हैं, द्रविडियन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? द्रविडियन कहते हैं, याद रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय या फिर कहेंगे द्रविडियन, और जो कि सर्वमान्य है। ये कैसा है? ये मान के चलो सर्वाधिक मानने वाले लोग क्या हैं? तो द्रविडियन को। इसको हम लोग ग्रीन पेन से लिख दे ताकि नजर बड़ा तेजी से पड़े, है ना। सर्वमान्य, ठीक है, यानी अधिकांश लोग क्या मानते हैं? तो अधिकांश लोग ऐसा ही मानते हैं। कैसा? जैसा भूमध्य सागरीय और द्रविडियन, ठीक है। तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दूसरा है प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। और तीसरा जो है वो कहलाता है मंगलोइड।
तीसरा क्या है, मंगलोइड। और फोर्थ नंबर पे क्या है तो कहेंगे सर अल्पाइन आएगा। क्या आएगा, अल्पाइन। ठीक है, फोर्थ पे क्या आएगा तो कहेंगे अल्पाइन आएगा। चलिए मच्छर हट जाओ यार, है ना। बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेरे प्यारे भाई बंधु बताइए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ रहे हैं, इसमें संस्थापक किसकी मानते हैं? तो कहेंगे संस्थापक लोग कहते हैं कि अधिकांश लोग भूमध्य सागरीय थे, द्रविड़ियन थे, है ना, ऐसा लोगों का मान्य है। अलग अलग मिश्रित कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्थिपंजर मनुष्यों के, मिश्रित विभिन्न प्रकार के। ऐसा करो, मिश्रित के विभिन्न प्रकार की जगह मिश्रित कर दो, ज्यादा बेटर लगेगा। मिश्रित सरपंजियां प्राप्त हुई, ज्यादा बेटर लगेगा। मिश्रित मतलब मिला हुआ अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, मिला हुआ अस्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो सर्वमान्य यानी सबसे अधिक लोगों का क्या मानना है? तो कहेंगे सर ये लोग कहाँ थे? तो कहेंगे भूमध्य सागरीय थे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है? इसी में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं क्या, तो कहेंगे सर हड़प्पा का क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे सर हड़प्पा के नाम, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम के अन्य नाम। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से नाम है? हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम, तो अन्य नाम में क्या क्या मेरे प्यारे भाई? तो सबसे पहली ने हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम है? आइए कुछ हम लोग नए नए नाम सुनेंगे जो एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहली बात बताओ कि हड़प्पा सभ्यता का नाम ये क्या नाम है? तो कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता का नाम तो एक नाम जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम जानते हैं। ये बात सबको ही जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। उतने में हमने आपको बोला कि सिंधु घाटी की सभ्यता नाम आप क्यों जानते हैं? तो कहेंगे सर सिंधु नदी घाटी में बहने के कारण, है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी घाटी में यह सभ्यता के विकसित, यह सभ्यता के, यह सभ्यता के, यह सभ्यता के विकसित, यह सभ्यता के विकसित होने के कारण, कारण मेरे प्यारे दोस्तों विकसित होने के कारण, विकसित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी बिंदु पे, अगर हम बात करें तो इसका नाम एक और क्या है? तो कहेंगे सर इसका नाम है हड़प्पा की सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा की सभ्यता नाम है मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा की सभ्यता। तो प्रश्न मन में ऐसे ही उठेगा कि बताओ सर कि हड़प्पा नाम इसका क्यों नाम रखा गया? तो कहेंगे कहेंगे यह इस सभ्यता का, क्या कहेंगे? इस सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा जाने वाले स्थल के नारा है, खोजा गया स्थल के कारण, खोजा गया, खोजा गया स्थल के कारण, यानी सबसे पहले खोजा गया स्थल के कारण, स्थल के कारण, यानी सबसे पहले यह स्थल खोजा गया हड़प्पा स्थल। कब खोजा गया? 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। लिख सकते हो, मेंशन कर दो, है ना। कब खोजा गया? तो कहेंगे सर 1921 में, 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, सर्वप्रथम
हड़प्पा स्थल की खोज, हड़प्पा स्थल की, हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया। किसने किया बाबू? सभी लोग लिखो, दयाराम साहनी ने। एक क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग बताएंगे, किसके नेतृत्व में किया, या फिर भूल गए हो? किसके नेतृत्व में किया? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कहेंगे कहां कहेंगे बाबू? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सोनिया लावण्या, वेरी गुड। चलो, आपका एक सीट पक्का, ठीक है। चलो, अच्छा, मैं ऐसे ही मजाक में नहीं बोलता हूँ C2, ठीक है? आप लोग उसको थोड़ा सीरियस लिया करो, जब मैं पूछता हूँ तो जवाब दिया करो, ठीक है? आपको पढ़ाने के लिए आप लोग बैठे हुए ना बाबू, पढ़ने के लिए, तो पढ़िए थोड़ा ढंग से, है ना? इसे एक और नाम से कहते हैं सर, सिंधु सरस्वती की सभ्यता। ये क्या कहते हैं? एक कहते हैं सर सिंधु सरस्वती की सभ्यता, सिंधु सरस्वती की, सिंधु सरस्वती की सभ्यता। अब आपसे पूछेगा, एक बात बताओ मास्टर, सिंधु सरस्वती की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो कहेंगे, तो कहेंगे, है ना, कि सरस्वती नदी के किनारे, है ना, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे क्या कहेंगे? सिंधु सरस्वती होने के, सिंधु सरस्वती नदी होने के कारण। उफ, बताइए। तो कहेंगे सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा होने के कारण, कालीबंगा फिर से लिखता हूं, शायद आप लोग को समझ, कालीबंगा होने के कारण, कालीबंगा होने के कारण, कालीबंगा होने के कारण। अब कालीबंगा कहाँ है? अच्छा, घग्गर नदी सरस्वती दोनों एक ही है, ठीक है? तो सिंधु सरस्वती कहा गया, घग्गर नहीं कहा गया, सिंधु सरस्वती कहा गया, ठीक है? तो कालीबंगा में क्या मिलेगा? काली चूड़ियां मिलेगी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। उसकी चर्चा हम अलग से विस्तार से करेंगे, अभी उसकी उसकी आप जिक्र ना करो, उसका आप चर्चा ना करो अभी, ठीक है? चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो क्वेश्चन पूछता है, इसका एक नाम है मेलुहा। मेलुहा, ठीक है? अब कोई पूछे कि बताइए, बताइए सिंधु सभ्यता का नाम मेलुहा क्यों पड़ा? क्या पूछेगा कि मेरे प्यारे भाई बताओ, सिंधु सभ्यता का नाम मेलुहा क्यों पड़ा? बताइए, क्यों पड़ा मेलुहा? कोई जानते हैं? इससे पहले कभी नाम सुने हो मेलुहा का? कोई बताओ। मैं आपको बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूँ, ठीक है? समय भी होने वाली है। आइए, मेलुहा क्यों कहते हैं इसको बताओ। सबसे लंबा टॉपिक एक सिंधु घाटी आता है, एक मौर्य साम्राज्य आएगा, एक हल्का सा गुप्त आएगा, उससे छोटा मौर्य से छोटा गुप्त आएगा, उसके बाद सब फटाफट सब खत्म होते चला जाता है एंशिएंट, ठीक है? क्या आपने इससे पहले कभी मेलुहा का नाम सुना था? इतने लोग जुड़े रहते हैं, बताइए आप लोग बताते क्यों नहीं भाई? बताया करो, बताया करो। जिससे कौन कौन जुड़े? गरिमा देवी जुड़ी हैं, वनीषा जी जुड़ी हुई हैं, दीपिका वर्मा जुड़ी हैं, है ना?
शिवानी जी हैं, सोनिया है, अनामिका है, पुष्पा है, नीतू है ना, राजमान शर्मा है, अरे मैं भी हूँ, आर के रुद्रा भी है आइए, है ना, प्रीति है, पुष्पा है, सौरभ है ना, फरहीन है, ईशा है। चलिए इतने सारे लोग हैं, है ना, क्या ही सबका नाम पढ़ूं। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। ओके, इन्होंने ये कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार नाम ही सुना हूँ मेलुहा का, है ना। की बात है, बताइए मेलुहा का ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। आइए बताइए। एक पिक्चर मैंने डाली थी, मैप डाला था, मैं सोचा कि मैप में आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन मैप जो है मैं यहाँ पर ला नहीं पाया। कोई नहीं, है ना, मैप नहीं आया तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। कहेंगे सर याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया जो है अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। उत्तर मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया, पश्चिम मेसोपोटामिया, पूर्व मेसोपोटामिया, है ना, मध्य मेसोपोटामिया, इस तरह से मेसोपोटामिया अलग अलग शराब नदियों के कारण, सर नदियों का नहीं नहीं नहीं, नदीकरण इसका नाम मेलुहा नहीं पड़ा था, ठीक है, नदीकरण बताते हैं। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का नाम मेलुहा किस स्रोतों से पता चलता है ना, कहाँ के लोग इसे मेलुहा कहा करते थे, तो सुनो। मेलुहा जो शब्द है सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया, वो मेसोपोटामिया से लिया गया। कहाँ के लोग, मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिलता है मेलुहा शब्द के लिए। और मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए। कहाँ के लोग करते थे, मेसोपोटामिया के लोग। मेसोपोटामिया के लोग करते थे, तो कब, कौन से मेसोपोटामिया, उत्तर का मेसोपोटामिया, दक्षिण का मेसोपोटामिया, पूर्व का मेसोपोटामिया, पश्चिम का मेसोपोटामिया, मध्य का कहाँ का मेसोपोटामिया, तो कहेंगे सर मध्य मेसोपोटामिया, जिसका एक क्षेत्र का नाम है अकाद। क्या नाम है, अकाद। मध्य मेसोपोटामिया का क्षेत्र, मध्य मेसोपोटामिया का क्षेत्र, अरे भाई सर, रुको रुको, कहेंगे सर क्या कहेंगे, मध्य मेसोपोटामिया, मध्य मेसोपोटामिया, मध्य मेसोपोटामिया के अकाद क्षेत्र की, अकाद क्षेत्र की राजा सरगोन के अभिलेख से, राजा राजा सरगोन के राजा सरगोन के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए की गई थी, है ना। मेलुहा शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग बाबू, मेलुहा, है ना, मेलुहा शब्द का प्रयोग, मेलुहा शब्द का प्रयोग, मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए की गई थी, सिंधु सभ्यता के लिए की गई थी। अब बोलो, अब तो नहीं बोलोगे ना, है ना, अब तो नहीं बोलोगे कि हाँ सर हमने इसका नाम सुना ही नहीं है। बताओ बताओ, अब तो कोई नहीं बोलोगे कि हाँ सर हमने नहीं सुना है। चलिए अब जल्दी से बता दो सारे लोग, जल्दी से आप लोग सारे लोग बता दो, क्या आप सबको आज की क्लास पूरी तरह सबको समझ में आ गई है। सभी लोग जल्दी से बता दो, है ना। चलो
सभी लोग जल्दी से बता दो। अरे ऊपर स्पेस है क्या? बताओ। ऊपर स्पेस है, हम नीचे एडजस्ट कर रहे हैं। धन्य प्रभु। बताइए। है ना, ऊपर स्पेस है और मैं नीचे स्ट्रगल कर रहा हूँ लिखने के लिए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम, है ना, इतना विस्तार से मुझे नहीं लगता है कि कोई, है ना, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे इतने, है ना। और मैं ये भी गारंटी लेके कह देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूपी टेट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ना आप लोग को दिग्भ्रमित कर देते हैं, है ना। कैसे करते हैं? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।